नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो आज जो है अपना टॉपिक जो है वो आनुवंशिकी है। ठीक है, आनुवंशिकी के एक पार्ट अपन ने पढ़ चुके हैं जिसके अंदर अपन ने मेंडल के जो द्वारा किए गए जो प्रयोग थे उनको पढ़ा, अपने प्रभाविता का नियम पढ़ा, ठीक है, पृथक्करण का नियम पढ़ा, युग्मकों की शुद्धता का नियम पढ़ा और जो है स्वतंत्र अपव्ययों का नियम जो है वो अपन ने पढ़ा। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि मेंडल के कुछ विचलन भी है, यानी मैं जो ऐसे जो मेंडल के नियमों की पालना नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहला है मेंडल के नियमों का विचलन। ठीक है, जिसमें है डेविएशंस ऑफ द मेंडल्स लॉ। ठीक है, पहला इसके अंदर जो है वो अपूर्ण प्रभाविता है। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर प्रभाविता का नियम क्या कहता था कि जो एप्पल जनरेशन होती है उसके अंदर जो होंगे वो प्रभावी वाले गुण ही क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ठीक है, यानी प्रभावी वाला जो गुण होगा वो एप्पल जनरेशन में आएगा, अप्रभावी जो होता है वो प्रकट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो था उन्होंने जो प्रयोग किया गुल अब्बास, जिसको 4 o'clock प्लांट्स, और दूसरा उसका नाम है मीराबिलस जलापा। क्या नाम है? मीराबिलस जलापा के अंदर जो है उनको प्रयोग किया। तो वहां पे और स्नैपड्रैगन दूसरा जो है जिसको बोलते हैं अपन एंटीरिनियम, कि में प्रभाविता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम जो है वो इन दोनों के अंदर जो है वो लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक जो फ्लावर जो थे, पुष्प, गुलबास के अंदर पुष्प जो थे वो थे लाल रंग के, और एक जो थे पुष्प का रंग लाल रंग का था और दूसरा जो था वो सफेद रंग का। ठीक है, कौन सा था? लाल रंग, और दूसरा कौन सा था? सफेद रंग। इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं आर और आर से, कि भाई लाल रंग को कंट्रोल करने वाली जो एलील जो होते हैं या जीन जो है वो उनके एलील जो है वो आर आर है, कैपिटल आर और कैपिटल आर है। और जो सफेद वाले गुण को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जो जीन जो है वो स्मॉल आर और स्मॉल आर है। तो यहाँ पे जब इनका जब फर्स्ट जनरेशन जो आई, प्रथम पीढ़ी, ये थे जनक, पेरेंटल पीढ़ी है, जनक है। जनकों से जो प्रथम पीढ़ी आती है F1 जनरेशन जो है, ठीक है, वो आपकी जो बनती है वो आर और स्मॉल आर ये बनेगी सारी। ठीक है, लेकिन यहां पे देखा गया कि अगर देखा जाए तो इसका प्रभाविता का मेंडल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इसका रंग जो है वो लाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसका कलर कैसा आता है? गुलाबी आता है। कैसा आता है? गुलाबी आता है। ठीक है, अब गुलाबी आने से क्या हुआ? इसको बोला जाता है अपूर्ण, यानी पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। लाल रंग तो है लेकिन लाल जो नहीं है वो कैसा है? गुलाबी है। ना तो वो लाल है और ना ही वो सफेद है, वो कैसा है? बीच वाला कलर आ गया, जिसको बोलेंगे अपन अपूर्ण प्रभावित। ठीक है, ये हो गई F1 जनरेशन। फिर इसकी अगर अपन F2 जनरेशन की बात करें, तो आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, ठीक है, मेल और ये फीमेल। तो आर आर, ठीक है, फिर आया अपने पास में आर स्मॉल आर, फिर आया अपने पास में आर स्मॉल आर, और फिर आया स्मॉल आर स्मॉल आर। ये अपने पास में रेशियो ये जो है प्लांट बनते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो इनका रेशियो जो है वो कितना है? आर आर जो है वो प्लांट जो कैसे है? लाल है। ठीक है, उनका अनुपात कितना है? 1 है। ठीक है, और अगर अपन बात करें जो है गुलाबी वालों का, आर स्मॉल आर जो कैसा है? गुलाबी है, उसका जो रेशियो जो वो है कि वो कितने? 2 है। ठीक है, और तीसरा जो बात करेंगे अपन सफेद, जिसके अंदर है स्मॉल आर है, जो कैसे है? सफेद है। ठीक है,
उनका रेशियो कितना आता है, 1:1 आता है। ठीक है, 1 है तो 1:2:1। ये अपने को प्राप्त होता है किसके अंदर, जीनोटाइप और फिनोटाइप। यहाँ पे जीनोटाइप एवं फिनोटाइप अनुपात समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो ये जो है वो कौन सा है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम होता है। ठीक है, जो किस पे किया था, जो है गुलब्बा, जिसको 4 o'clock प्लांट बोला जाता है, मिराबिलस जलापा है और स्नैपड्रैगन जो है, इनके ऊपर जो है ये प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता। अगर लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण अगर सफेद पुष्प वाले पौधे से करवाते तो F1 जनरेशन में जो है वो गुलाबी पुष्प वाले जो है वो क्या बनते हैं, पौधे बनते हैं। ठीक है, और इनको वापस जब करवाने पर F2 जनरेशन, ये जो जनरेशन आई है वो कौन सी जनरेशन है, वो F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के अगर अपन देखें, F2 जनरेशन है, इसके अंदर देखा जाए तो अपने को प्लांट जो मिलेंगे वो कैसे मिल रहे हैं, वो 1:2 रेशियो में प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसा रह रहा है, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ये है। तो लाल पुष्प वाले अगर करें बात करेंगे तो भी अपने पास में एक है, और आर आर करेंगे कि जो है कि भाई होमोजाइगस जो है वो कितने हैं, तो भी अपने पास में एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा जो है वो है सप्रभाविता, जिसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोला जाता है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, साथ साथ, यानी दोनों जीनों का प्रभाव जो होगा वो दोनों ही प्रकट होंगे, यानी साथ साथ चलता है। ठीक है, सप्रभाविता में से एक युग्म विकल्पी जोड़ों में विद्यमान दोनों प्रभावी या अप्रभावी कारक F1 पीढ़ी में लक्षण को प्रकट करते हैं, यानी दोनों करेंगे F1 पीढ़ी में, दोनों के लक्षण क्या होंगे, उसमें प्रकट होंगे। ठीक है, अच्छा, करने में समान रूप से योगदान देते हैं। जैसे मवेशी का कलर जो है, जैसे बात करें अपन मवेशी त्वचा का कलर, स्किन का, ठीक है, वो कैसा, एक का रेड है और दूसरे का सफेद है। ठीक है, तो जैसे ये आर आर, ठीक है, और ये कैसा है, स्मॉल आर, ये कैसे है, सफेद वाले रंग स्किन वाले हैं। ठीक है, और ये कैसा है, लाल वाली स्किन है। ठीक है, तो जब इनके अंदर क्या करवाता है, क्रॉस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाने पे आप देखोगे ठीक है, तो आर स्मॉल आर, ये कैसा है, सफेद स्किन वाला या त्वचा, और इसकी कैसी है, लाल त्वचा वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जो होंगे वो आर स्मॉल आर, ठीक है, आर स्मॉल आर और आर स्मॉल आर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो होंगे वो सारे आपको आर स्मॉल आर जो होंगे, जिनको चित कबरा रंग प्राप्त होता है, जिसमें आप देखोगे अगर कैटल को, तो उसके अंदर जो कैटल जो होगी, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कलर जो होंगे वो आपको लाल और सफेद दोनों दिखेंगे। ठीक है, ऐसे ये चित कबरा हो गया। तो इस तरह से ये अपने को कलर उसके अंदर दिखते हैं, चित कबरा, जिसमें दोनों के गुण, अब यहाँ पे ये वाला भी गुण इसमें आ रहा है, सफेद भी है और लाल भी है।
ठीक है। तो दोनों जीन साथ साथ में अपने गुणों को क्या कर रही है, पास में रहते हुए प्रभावित। तो ये भी मेंडल के नियम की पालना नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है वो किसमें आता है, वो सब प्रभाविता का नियम कहलाता है या कोडोमिनेंस कहलाता है। और इनका रेशियो जो है वो कैसा रहता है, 1:2:1 रहेगा। ठीक है। अगर अपन F2 जनरेशन इसकी करवाए, F2 जनरेशन अगर करवाते हैं, ये तो होगी अपने पास में F1 जनरेशन सारे इस तरह से मिलेंगे। F2 जनरेशन अगर करवाते हैं, ठीक है, तो R स्मॉल r दो गैमेट इसके R ठीक है। तो फिर इसमें करवा देते आगे। R स्मॉल r और R स्मॉल r, ठीक है। क्या बन गया, R स्मॉल r, ठीक है, और R स्मॉल r। ये कैसी होगी, सफेद, ठीक है। ये आपके पास में कैसा होगा, चितकबरा, ठीक है। ये भी कैसा होगा, चितकबरा। और ये कैसा होगा, लाल त्वचा वाला, ठीक है। तो ये वाली जो है, अब इसका रेशियो अगर देखें तो R, ठीक है, R कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, और स्मॉल r। ये लाल स्किन वाला है, लाल, ये चितकबरा वाला है, इसको रॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो किस में आएगा, सफेद वाले में, ठीक है। इनका रेशियो क्या रहेगा, 1:2:1 रहता है, ठीक है। तो इसका भी आप देखोगे कि इसका भी जीनोटाइप एवं फिनोटाइप कैसे हैं, समान है। और ये कौन सी पीढ़ी है, ये F2 जनरेशन है। और वो पहले वाली कौन सी थी जिसमें सारे चितकबरा वाले बने, वो थी F1 जनरेशन। नेक्स्ट है बहुविकल्पी एलील। बहुविकल्पी जिसमें क्या होगा, बहु का मतलब बहुत सारे, मल्टीपल एलील्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एलील जो है वो मिलकर किसी एक गुण को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे एलील क्या करते हैं, एक गुण को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सामान्यतः एक जीन से दो प्ररूप होते हैं, एक जीन के कितने, दो प्ररूप होते हैं क्या, ठीक है। जैसे लंबेपन का अपन ने देखा था, और जैसे लंबाई का देखा था, लंबा और छोटा, लाल और सफेद, भूरी आंखें और नीली आंखें, ठीक है। ये जीन युग्म विकल्पी एलील के मात्र दो प्रकार है। एलील इसमें कितने मिल रहे हैं, दो प्रकार मिल रहे हैं, ठीक है। जिसे अपन लंबाई से ले तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो एलील हो गए इसके, ठीक है। आर और स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। इसमें भी वही ब्राउन बी और स्मॉल बी ले लिया, ठीक है। तो ये जैसे एलील हमेशा कितने हैं, दो है। लेकिन परंतु अधिकांश जीनों के दो से अधिक मेंडल के आनुवंशिकता के नियमा प्रकार एलील होते हैं, इन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या बोला जाता है इनको, युग्म विकल्पी बोला जाता है, ठीक है। मल्टीपल, बहु युग्म विकल्पी कहा जाता है, मल्टीपल। इसका उदाहरण जो है अपना रक्त समूह। क्यों, क्योंकि देखो रक्त समूह का निर्धारण 3 जीन द्वारा होता है या एलील द्वारा होता है, एलील द्वारा होता है, ठीक है। जिसमें आई ए, दूसरी आई बी, ठीक है, आई नॉट और
आई नॉट, ये दोनों एक ही है। तो कितनी है अपने पास में? 3 है, ठीक है। 3 जो है एलील, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों मिलके डिसाइड करेंगे कि मनुष्य में ब्लड ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। कैसे? अगर सपोज मान लो किसी का ब्लड ग्रुप रक्त समूह क्या है? ए है, ठीक है। तो उसमें एलील जीन जो होगी वो क्या होगी? वो आपके आई ए हो सकती है या आई ए और आई नॉट हो सकती है। तो जिनके पास में आई है, क्योंकि हमेशा कैरेक्टर को जो है वो क्या, कौन से पेयर में जीन जो होती है वो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो होगी आई ए, अगर आई ए दोनों अगर साथ में है, ठीक है, या आई ए आई नॉट साथ में है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप, इसका मतलब आई नॉट जो है वो कैसा है? अप्रभावी है। आई नॉट कैसा है? यहाँ पे अप्रभावी है। कैसा है? ये अप्रभावी है। तो यहाँ पे जो है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए हो गया, ठीक है। अगर सपोज मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो उसका जो होगा आई बी, अगर दोनों आई बी जीन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अगर सपोज मान लो उसमें आई बी और आई नॉट भी है तो भी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जो होगा बी होगा, क्योंकि ये इसके प्रभावी है और ये अप्रभावी है। अगर सपोज मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है? ए बी है, ठीक है, ए और बी है, तो आप देखोगे कि उसमें जो जीन जो होगी वो कौन सी होगी? ए और बी दोनों साथ में आएगी, तब उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा। अगर सपोज मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, ठीक है, तो ओ है तो उसमें क्या होगा? उसमें जो है वो आई नॉट और आई नॉट, ठीक है। अगर सपोज मान लो उसका ब्लड ग्रुप अगर ये है, ठीक है, आई नॉट वाला जीन अगर आती है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। तो रक्त समूह के अंदर ये 3 जीन जो होती है वो रक्त समूह का क्या करती है? निर्धारण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है अपने पास में 6 प्रकार के क्या है? एलीलों के या जीन के समूह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं इसके? 6 टाइप है। कितने टाइप है? 6 प्रकार के क्या होती है? वेरिएशन मिलती है अपने को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 प्रकार की जो है वो वेरिएशन अपने को, ये दोनों एक ही है, ठीक है। अगर कई जगह ये भी लिखा हुआ रहता है और कई जगह ये भी लिखा रहता है तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो यह ओ को रिप्रेजेंट करती है तो इसको एक ही मानेंगे, एक, ठीक है, और 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हैं? 6 टाइप के जो होंगे वो एलीलों के समूह जो होंगे या उनका कॉम्बिनेशन जो होगा वो ब्लड ग्रुप को क्या करता है? डिसाइड करता है या उसका निर्धारण करता है। नेक्स्ट है घातक जीन, जिसको बोला जाता है लेथल जीन। कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ जीवों की जीवन क्षमता को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। यानी लक्षण को तो वो निर्धारित करती है, साथ में उसकी जीवन क्षमता, उसकी लाइफ टाइम कितनी होगी वो भी क्या कर रही है? वो डिसाइड करती है। ये जो बताने वाले जो थे वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, एल क्वेनॉथ जो थे, उन्होंने बताया था 1905 में, ठीक है। और इन्होंने किस पे प्रयोग किए थे? चूहे पे प्रयोग किए थे। शारीरिक रंग की वंशागति के परिणाम प्रस्तुत किए गए जो मेंडल के 20 संयोजनों के नियम के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने देखा कि चूहों में पीला, ठीक है, लोम, चम जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, और वाय के द्वारा उपस्थित होने के कारण होता है, और ये भूरे रंग स्मॉल वाय जो के ऊपर कैसा होता है? ये प्रभावी होता है।
तो आप अगर देखोगे कि अगर कैपिटल वाई ये कैसा है, पीली चम वाला है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, स्मॉल वाई ये बुरी चर्म वाला है। कैसा है, बुरी चर्म। अगर पहले में वही जो पहली संतति बनेगी वो स्मॉल वाई वाली बनेगी। जब इनका F1 जनरेशन होगा, ये F1 जनरेशन आ गया इसका पीढ़ी। अब इसमें क्या करते हैं कि यहां पे जो अगर संकरण करवाते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो अपने पास में वही कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहां पे जो बनेगा वो कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो अपने पास में जो वेरिएशन आते हैं वो क्या आएंगे, वाई, उसके बाद में आया वाई स्मॉल वाई, ठीक है, और फिर आता है स्मॉल वाई। ये कैसा है, बुरी है, लोच। ये कैसी है, पीली है, ठीक है। अच्छा ये भी पीली है, इसमें ये वाला मेन इंपोर्टेंट है। यहां पे अगर देखेंगे जो समयुग्मजी पीली चम वाला होता है, समयुग्मजी जो पीले रंग को रिप्रेजेंट करता है, लो चम वाला, चम वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है चूहा जीवित नहीं रहता, ठीक है। तो अपने पास में जो रेशियो जो आता है, अतः रेशियो जो रहता है वो 2:1 रहता है। कैसा रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है जीवित नहीं है तो इनकी संख्या कितनी है, 2, ठीक है, और इसकी कितनी है, 1। तो अपना जो रेशियो जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2:1 रहता है। जब पीले रंग के चूहे का संकरण परस्पर करवाया जाता है तो पीले व भूरे रंग के चूहे का अनुपात 2:1 में रहता है। अच्छा, कुछ घातक जीन, तो यहाँ पे जो ये है, ये वाली कौन सी जीन है, ये घातक जीन है। कौन सी जीन है, ये घातक जीन होती है, घातक जीन है। तो समयुग्मजी जो पीले वाली है वो कैसी है, घातक जीन। कुछ घातक जीन केवल समयुग्मजी स्थिति में ही घातक होती है, अप्रभावी घातक जीन कहलाती है, ठीक है। प्रभावी घातक जीन विषम युग्मजी स्थिति में मृत्यु का कारण हो सकती है, ठीक है। विषम युग्मजी जो होगा, प्रभावी अगर दोनों है, ठीक है, विषम युग्मजी स्थिति में भी क्या हो सकती है, किसी में मृत्यु का कारण हो सकती है। तो यहाँ पे जो है वो सम युग्मजी क्या हो रही है, यहाँ पे घातक होती है और ये इसके मृत्यु का कारण होती है। तो ये कैसी है, घातक जीन है। नेक्स्ट है बहुप्रभाविता। देखो, कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। कुछ जीन क्या होती है जिसमें लक्षण जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, यानी बहुप्रभाविता, ठीक है। यानी एक जीन है वो कई सारे लक्षणों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सी इसमें आएगी, बहुप्रभाविता, यानी एक जीन का प्रभाव बहुत सारे लक्षणों पे होता है, ठीक है। तो ये बहुप्रभाविता कहलाती है, अर्थात एक जीन एक से अधिक कार्यों को निर्धारित करती है या करता है, ठीक है। ऐसे जीन को एक से अधिक लक्षणों को या विशेषकों को निर्धारित करते हैं। एक जीन में कई एलील हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीन तो बहुत बड़ी है, उसमें कई सारे एलील हो सकते हैं, बहुत से जीनोटाइप हो सकते हैं, ठीक है। और एक जीन के कई जीनोटाइपों को क्या करती है, वो नियंत्रित करती है। यानी एक जीन जो होती है वो कई सारे जीनोटाइप को, यानी लक्षणों को क्या कर रही है, वो नियंत्रण कर रही है। जैसे सपोज मान लो ड्रोसोफिला के अंदर सफेद आंख वाली कोई है, यानी आंखों का रंग को अगर वो डिसाइड करता है,
ठीक है, जो किसके कारण होता है, अप्रभावी जीन के समयुग्मजी स्थिति में होता है। किसके कारण होता है, अप्रभावी, यानी स्मॉल ए मान लो, ठीक है, ये अप्रभावी जीन ऐसी स्थिति में होगा तो उसमें आंखों का कलर कैसा होगा, सफेद होगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दूसरे लक्षण भी अपने को नजर आएंगे, जो सफेद आंखों वाली होती है उन लक्षणों को ये प्रभावित करता है। साथ साथ में पंखों की आकृति भी वो डिसाइड करता है, उदर की आकृति। अतः सफेद आंखों वाली ड्रोसोफिला में अवशेषी पंख व उदर जो होगा वो कैसा मिलता है, कुंडलित मिलता है, मतलब एक से ज्यादा क्या कर रहे हैं, वो लक्षणों को नियंत्रण कर रही है। दूसरा एक और होता है जिसका नाम है सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल को बोला जाता है हाशिया, ठीक है, हिंदी में। यानी एनीमिया का मतलब है जो रक्त की कमी होती है तब, ठीक है। अब रक्त की कमी का मतलब क्या है, यहाँ पे आरबीसी का शेप है, क्या है, आरबीसी का शेप है। आरबीसी का जो शेप जो होता है वो इस बीमारी में क्या हो जाता है, वो हाशिया आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाशिया आकार का हो जाता है, ठीक है। यानी एक हाशिया आकार के होने के कारण, जो केवल एक जीन के कारण हुआ है, ठीक है, अब वो जीन अगर हाशिया आकार कर लेती है तो उसमें कई सारे दूसरे लक्षणों को भी क्यों कर रही है, वो प्रकट कर रही है। जैसे अप्रभावी रिसेसिव जीन के कारण होता है ये बीमारी। किसके कारण होता है, अप्रभावी, ऑटोसोमल है, ठीक है, रिसेसिव के कारण, ठीक है। असामान्य हीमोग्लोबिन का आकार कैसा हो जाता है, असामान्य हो जाता है। आरबीसी का आकार बिगड़ के हसीए के समान हो जाता है। जो आरबीसी कैसे गोलाकार यानी डबल कॉनकेव आकार की होती है या डबल अवतलाकार होती है, ठीक है, उनका आकार जो होता है वो हाशिए के समान हो जाता है, यानी जो है सिक्कल के जैसा हो जाता है। सिक्कल आपने देखा होगा, इस तरह का ये सिक्कल जो है वो इसके जैसा हो जाता है। जिसे अच्छा उससे क्या हो जाती है, रक्त में कभी हो जाएगी कि आरबीसी की संख्या जो होगी वो कम होगी, तो इसमें रक्त की कमी यानी एनीमिया हो जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है सिक्कल सेल एनीमिया, ठीक है। यानी आरबीसी का सेल शेप जो है वो सिक्कल सेल जैसा हो जाता है, उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, किसकी, आरबीसी की। जिस व्यक्ति में ये जीन समयुग्मजी होमोजाइगस स्थिति में होती है तो उसकी मृत्यु रक्तलता के कारण बचपन में ही हो जाती है। अगर सपोज मान लो ये कैसे अप्रभावी जीन के कारण है, सपोज मान लो ये ए और ए के कारण है, ठीक है, अगर ये प्रभावी है ये अप्रभावी है तो इसके कारण हो रही है ये, ठीक है। दूसरी स्थिति अगर देखें जो है वो ये, ठीक है, अगर यहां पे देखें तो जो ये वाली जो है और ये वाली जो है ए और ए, ठीक है, दोनों अगर है तो इसका मतलब जो होगा वो समयुग्म जीन। कौन सी जीन है, अप्रभावी है, और ये कौन सी है, समयुग्म जी है, समयुग्म जी है, ठीक है। अगर ये स्थिति रहती है व्यक्ति में तो व्यक्ति की मौत जो होगी वो बचपन में ही हो जाएगी रक्त की कमी के कारण। किंतु अगर विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी मतलब ये वाली कंडीशन है, तो विषम युग्मजी अगर ये वाली कंडीशन है तो व्यक्ति जो होगा इस अवस्था में क्या होगा कि कुछ कणिका तो हाशिया के समान होगी और कुछ जो होगी वो कैसी होगी, सामान्य होगी। इस कणिका में सामान्य एवं कुछ जो होती है वो सिक्कल के आकार की होती है। अच्छा, वे विषम योगी व्यक्ति उक्त रोग के वाहक होते हैं, यानी ये आगे को क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं सिक्कल सेल जो है, क्योंकि ये जो होंगे जब गैमिट का वही मेंडल के दूसरे नियम के अनुसार कि जब युग्मक जो होंगे वो पृथक हो जाएंगे तो वो अपने जिसके साथ में जुड़ेंगे उसका प्रभाव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विषम युग्मजी वाला कैसा होता है, वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वो वाहक का कार्य करता है। सामान्य एनीमिया से पीड़ित रहते हैं ये। अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में जहां पे मलेरिया होता है, मलेरिया, ठीक है, अब आपको पता होगा कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और प्लाज्मोडियम जो होता है उसका जो हॉस्ट जो होता है वो इंसान है, ठीक है। और इंसानों के अंदर भी वो जो जाता है वो सबसे पहले किसमें, लीवर से आरबीसी को साथ में ये जुड़ता है, ठीक है, और वहां पे जाके अपना क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। यानी ये किसको इंफेक्ट करता है, आरबीसी को इंफेक्ट करता है, आरबीसी को तोड़ता है, ठीक है, और उसमें से कई सारे क्या बनते हैं, गैमेट्स इसके बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब वो देखेगा प्लाज्मोडियम के इसका शेप तो हंसियाकार है, तो वो हंसियाकार में जीवित नहीं रह पाएगा। तो एक फायदा ये भी है कि जिनको सिक्कल सेल एनीमिया में विषम युग्मजी वाला है, कौन सा है, विषम युग्मजी वाला है, उनमें मलेरिया नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा, मलेरिया जो बीमारी होगी वो उसके अंदर नहीं होगी। किसका कारण क्या है कि मलेरिया बहुत ही सामान्य बीमारी है यहाँ पे,
ठीक है, अफ्रीका। इस रोग में रोगियों के लिए एक लाभदायक स्थिति यह है कि जिन क्षेत्रों में यह जैसे वहां पे प्राय इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के ये नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया परजीवी सिक्कल आकार की लाल रक्त कणिकाओं में अपना पोषण ठीक से प्राप्त नहीं कर सकता, अतः परजीवी क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी परजीवी जाएगा और सिक्कल सेल में जब जाएगा तो वहां से ठीक प्रकार से पोषण प्राप्त नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो जो व्यक्ति सिक्कल सेल एनीमिया से पीड़ित होता है, ठीक है, वो व्यक्तियों के अंदर जो है मलेरिया बीमारी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन रोग जो है वो कोई भी जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इस रोग के बाद में विषम युग्मजी पुरुष और स्त्री की संतानों में 1/4 संतान जो होगी वो कैसी होगी, सामान्य होगी। कैसी होगी, सामान्य होगी, ठीक है। और आधी संतानें जो होती है वो कैसी होगी, वाहक होगी। और 1/4 जो होगी वो कैसी होगी, वो वापस क्या है, रोग से पीड़ित होगी, ठीक है। तो 1/4 जो होती है मतलब 1/4 जो होगी वो कैसी है, सामान्य है। आधी संतानें कैसी है, वाहक है। और 1/4 कैसी होती है, वो रोगीकारी होती है, ठीक है। तो इनकी संभावना पाई जाती है। तो ये होती है बहु प्रभाविता का नियम, जिसके अंदर क्या है, एक जो है उससे कई सारे लक्षण क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। तो असामान्य जीन के कारण हीमोग्लोबिन असामान्य हो जाता है, आरबीसी का आकार बदल जाता है, ठीक है। जब आरबीसी का आकार बदलेगा तो हीमोग्लोबिन असामान्य हो जाएगा, ठीक है, रक्त की कमी हो जाएगी। एक और होता है जिसका नाम है फेनिलकीटोन्यूरिया। अब है बहु जीन या मात्रात्मक वंशागति, पॉलीजीन। पॉलीजीन का मतलब क्या है, देखो, बहु प्रभाविता जिसमें जीन जो होगी वो एक है लेकिन लक्षण जो है वो कैसे है, बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जीन बहुत सारी है लेकिन लक्षण कैसा होगा, एक होगा। कैसा होगा, लक्षण एक होगा। जब एक विशेषकर आकृति या लक्षण को एक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं तो इसे एकल जीन वंशागति या वंशानुक्रम कहा जाता है, ठीक है। जब बहुत से विशेषक आकृति या लक्षण बहुत ही अलग अलग प्रकार की जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, उदाहरण के तौर पे मनुष्य की त्वचा का रंग, जैसे अपने त्वचा का रंग है, तो देखो त्वचा का रंग का क्या होगा, कोई ज्यादा गोरा होगा, कोई उससे थोड़ा कम होगा, कोई उससे थोड़ा और कम होगा और कम होगा, और लास्ट में देखेंगे तो वो कैसा होगा, ब्लैक ब्यूटी होगा, ठीक है। यानी काला जो होगा वो बिल्कुल काले रंग का होगा। गेहूं के दाने का रंग भी आप देखोगे थोड़े थोड़े थोड़ा सा क्या होता है, फर्क आता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ए ए ए ए सामान्य एग्जाम्पल एक कैसा, ठीक है, ये त्वचा का रंग दे रहा है। दूसरा जो है बी 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 और ये भी, ठीक है। अब आप देखोगे ए, ऐसा कर दो ए बी सी, ठीक है, और इधर कर दो ए बी और ये सी, बहुत सारी जीन है, ठीक है। अगर जिसके अंदर ये वाला आ गया, ठीक है, ए बी बी सी सी, तो वो कैसा होगा, वो डार्क कलर का होगा। कैसा होगा, डार्क कलर होगा, यानी काला कलूटा होगा। दूसरा अगर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये अगर आ जाता है तो वो कैसा होगा, गोरा होगा, ठीक है। कैसा होगा, गोरा होगा या व्हाइट होगा। अब इसके बीच में आ जाता है, सपोज मान लो, ठीक है, ए बी स्मॉल बी सी ये आता है तो मध्यवर्ती कलर होगा, मध्यवर्ती रंग होगा उसका, ठीक है। कैसा रंग होगा उसका, मध्यवर्ती होगा। और थोड़ा और चेंज आ जाएगा, दो ए कैपिटल में आ गए तो और मध्यवर्ती में कलर में ये आएंगे, ठीक है। एक विशेषक लक्षणों को प्रभावित करने वाली बहु जीन को अलग अलग गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं। ये सभी जीन कुल प्रभाव को प्रकट करने में या समान या संशयी योगदान देते हैं। मानव त्वचा का रंग द्रव्य निर्माण में 3 या 4 जीनों का क्या होता है, संयोग होता है। जैसे अपन ने 3 लिए, ए बी सी, 4 डी भी ले सकते हो, ठीक है।
अतः त्वचा का रंग बहुत गोरापन से बहुत कालेपन के बीच में अविच्छेद परिवर्तन होता है। बहुत जीनों द्वारा नियंत्रित इस प्रकार की वंशागति को मात्रात्मक वंशागति या बहुजीनी बहुत जीनों के कारण उत्पन्न वंशागति कहा जाता है। ठीक है, यानी बहुत सारी जीन जो है वो किसी एक लक्षण को क्या कर रही है, त्वचा के रंग को क्या कर रही है, वो नियंत्रण कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। ठीक है, अब है लिंग निर्धारण। मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है मनुष्य में वो कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46। ठीक है, 46 गुणसूत्र। इसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक तो होते हैं जिनको बोलते हैं एलोसोम, एलोसोम, और एक होते हैं जिनको बोला जाता है ऑटोसोम, जिसको बोलते हैं अलिंगी गुणसूत्र, गुणसूत्र, तो इसको बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र, गुणसूत्र। ठीक है, इनको सोमेटिक भी बोला जाता है। इनकी जो संख्या जो है वो ऑटोसोम की होती है, वो कितनी होती है, वो टोटल जो है वो 44 संख्या होती है। कितनी होती है, 44। और ये जो होते हैं वो दो प्रकार के। और अगर अपन बात करें मेल की, तो मेल के अंदर जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। और अगर बात करें अपन फीमेल की, ठीक है, मादा की, तो इसके अंदर एक्स और एक्स होते हैं। कितने होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के जो है वो गुणसूत्र अपने को मिलते हैं प्रत्येक का मनुष्य में। ये टोटल जो होते हैं वो 46 है, जिसके अंदर 44 जो रहते हैं। और अगर जोड़े में बात करें तो ये कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं। और ये जो होते हैं वो कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, अब लिंग निर्धारण जो होगा वो कैसे होगा, सपोज मान लो जब जनन कोशिकाओं के अंदर, जनन कोशिकाओं में की बात करें, अगर नर की बात करें और मादा की बात करें, तो इनके अंदर जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 44 प्लस एक्स और वाई रहेगा। ठीक है, और इसमें रहेगा वो कैसा रहेगा, 44 प्लस क्या रहेगा, एक्स और एक्स रहेगा। ठीक है, अब यहां पे बनेंगे युग्मकों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जैसे ये क्या हो रहा है, युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से आप देखोगे कि इसके अंदर दो तरह के क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मकों में अर्धसूत्री विभाजन के कारण कैसे हो जाते हैं, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे रहेंगे, 22 प्लस कोई भी एक आएगा, एक्स। ठीक है, और इसमें जो होगा वो क्या आ जाएगा, 22 प्लस क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, युग्मक बनेंगे दो प्रकार के। ठीक है, 22 प्लस इसमें समान प्रकार के बनेंगे एक्स, और 22 प्लस क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, तो दूसरी बात, जब इसका क्या होगा, निषेचन होगा। अब इसका क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तब निषेचन में क्या होगा, सपोज मान लो ये वाला स्पर्म जो है वो इस वाले अंडे के साथ में, अगर ये कॉम्बिनेशन उसके अंदर है, ठीक है, तो अगर वो फर्टिलाइज करता है तो उससे बनने वाली जो संतान जो होगी उसमें क्या होंगे, दोनों जब जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा वापस 44 प्लस एक्स और एक्स, ये बन गया एक्स और एक्स। ठीक है, तो ये फीमेल हो गई। ठीक है, और अगर बात करें अपन, अगर ये वाला इस वाले के साथ में फर्टिलाइज करता है तो बनेगा अपने पास में 44 प्लस एक्स और एक्स। ठीक है, ये भी कैसी होगी, मादा होगी। ठीक है, अगर अपन करें और इसका इसके साथ में करवाए
और इसका इसके साथ में करवाए तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा अपने पास में? तो यहाँ पे होगा इसका, अगर इसके साथ में हो रहा है तो क्या होगा 44 प्लस जो होगा x और y आ गया, इसमें होगा तो भी क्या होगा 44 प्लस क्या आ जाएगा x और y आएगा। तो ये कैसे हैं? ये नर होंगे या मेल होते हैं, ठीक है। और ये दोनों कैसी है? ये फीमेल है। ये कैसी है? फीमेल है, ठीक है। तो 50% क्या मिलते हैं अपने को? फीमेल मिलती है, और 50% ही क्या मिलते हैं? मेल या बॉयज मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है? गर्ल्स होती है, ठीक है। तो 50%। अच्छा, तो अभी किसी पे ये जो है वो जैसे जो ब्लेम होता है, जैसे कई बार पुराने जो समय के बाद पुराने समय में ये होता था कि जो लड़की पैदा होती थी तो उस महिला पे क्या लगाए जाते थे? आरोप के भाई ये जो है, ये तो जो है संतान केवल फीमेल ही पैदा कर रही है, ठीक है। कन्या जो भ्रूण हत्या हो रही है वो बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है? तो अब अपन आप इसके हिसाब से देखें तो जो मेन जो है वो नर, अगर जो है बालक जो पैदा होगा या बच्चा जो पैदा होगा तो बच्चे में जो जेंडर मेल का होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो कर रहा है किस पे? मेन जो है वो किस पे कर रहा है? वाई पे कर रहा है। अगर वाई का क्रोमोसोम आता है तो वो बच्चा कैसा होगा? नर होगा या मेल होगा। इसलिए फीमेल पे ब्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये होता है लिंग निर्धारण। अब एक गुणसूत्र, क्या गुणसूत्र क्या है? देखो, गुणसूत्र जो है वो जेनेटिक, आपको मैंने पहले भी बोला था, आनुवंशिक वाहक होते हैं। कहते हैं कि इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, और आनुवंशिक पदार्थ के ऊपर क्या मिलती है अपने को? आनुवंशिक जो है वो इकाई होती है जिसको अपन जीन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक है। गुणसूत्र स्वतः जनन करने की क्षमता या धागे नुमा, कैसे होते हैं? धागे नुमा संरचना है, होती है, जो केंद्रक में स्थित होती है। कहां पे मिलती है? ये अपने को केंद्रक में होती है, ठीक है। ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने में मदद कौन करता है? गुणसूत्र करते हैं। इसलिए इसको आनुवंशिक वाहक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आनुवंशिक वाहक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, आनुवंशिक जो गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए ये वाहक है। सर्वप्रथम हॉफमिस्टर ने 1848 में गुणसूत्रों को टेट्रेकेंसिया में परागण की मात्र कोशिकाओं में देखा था। कहां पे देखा था? इसमें परागकण की जो मात्र कोशिका जो होती है जिससे परागकण बनते हैं उसके अंदर इसको देखा था। वाल्दियर ने सन 1888 में इन संरचनाओं को गुणसूत्र कहा था। तो नाम इसका किसने दिया था? वाल्डेमेयर ने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था, ठीक है। इसका वर्णन सर्वप्रथम स्टारबर्गर ने किया था। वर्णन किसने किया? स्टारबर्गर ने किया। सन 1903 के अंदर सर्टेन एंड बोवरी ने यह कहा कि गुणसूत्र आनुवंशिकता के कण मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? सर्टेन एंड बोवरी ने यह कहा कि भाई जो गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर कुछ आनुवंशिक कण जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको डीएनए कहा गया, ठीक है। और डीएनए को क्या है बोलते हैं अपन? आनुवंशिक पदार्थ बोला जाता है, आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। गुणसूत्रों के अलग अलग प्रकार हैं। अगर वायरस में निश्चित गुणसूत्र का क्या होता है? अभाव होता है, क्योंकि वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, या एक या दो अणुसूत्र पाए जाते हैं इनके, ठीक है। डीएनए आरएनए रेखीय या वर्तुल प्रकार का हो सकता है, किसके अंदर? वायरस के अंदर। अगर अपन बात करें बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज भी एक क्या है? वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। में गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसके अंदर? डीएनए, जो कैसा होता है? रेखीय या वर्तुल प्रकार का हो सकता है। जो कैसा हो सकता है? रेखीय भी हो सकता है, वर्तुल पर। तंबाकू मोजेक वायरस आदि में एक श्रृंखला वाला क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, जिनको रेट्रोवायरस है, ठीक है। तो आरएनए जो है वो पाया जाता है, वो किसमें?
तो इसका मतलब वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। ये गुणसूत्र प्रोटीन से बने हुए खोल यानी कैप्सिड के अंदर रहते हैं, यानी इसमें जो होता है वो दूसरी चीजें कुछ नहीं होती, प्रोटीन का खोल होता है। इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर ये जेनेटिक, ये इसको कैप्सिड बोला जाता है, जो किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। तो इसके अंदर फिर अंदर ये डीएनए, ठीक है। तो इस तरह से ये वायरस होते हैं। तो खोल प्रोटीन से बना हुआ होता है और कैप्सिड अंदर इसके अंदर रहते हैं। अगर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक में, जैसे बैक्टीरिया में अगर बात करें, तो गुणसूत्र ना होकर वहां पे कौन होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है, जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, केंद्राव कहा जाता है। हिंदी में कहे तो इसको क्या बोला जाएगा, केंद्राव। इनकी आकृति वर्तुअल और इनका आकार जो है वो 25 से 100 तक हो सकता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे जंतु कोशिका भी यूकैरियोटिक, पादप कोशिका भी यूकैरियोटिक, और कवक की कोशिका भी कैसी है, फंजाई की कोशिका भी कैसी है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। निश्चित गुणसूत्र केंद्र के भीतर होता है। इनमें गुणसूत्र संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है। कैसी होती है, निश्चित होती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या मिलता है, डीएनए ही मिलता है, की अत्यधिक मात्रा होती है। ये जो है वो स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन से सबद्ध होते हैं, ठीक है। यानी ये जुड़े हुए रहते हैं, यानी डीएनए को जोड़ने का जो है काम स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं। यानी गुणसूत्र के अंदर जो है वो प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ होता है। गुणसूत्रों की संख्या प्रजाति में विशिष्ट होती है, प्रजाति विशेष में समान रहती है, लेकिन विभिन्न प्रजातियों में कैसी होती है, ये भिन्न भिन्न। जैसे मनुष्य में तो सभी मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 46 होगी। लेकिन अगर मनुष्य और दूसरी अगर स्पीसीज ले अपन, ठीक है, तो उनके अंदर कैसी होगी, अलग अलग, यानी प्रजाति के अंदर कैसी होती है, ये विशिष्ट होती है। जैसे एस्केरिस मेगेलोसिफेला, जिसके अंदर 2 होती है द्विगुणित के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर 8 होती है, और मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अब है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी, यानी गुणसूत्रों में अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो क्या होगा, कौन कौन सी बीमारियां होती है या कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। भ्रूणीय विकास, जब बच्चे का विकास होता है भ्रूण के से, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में किन्हीं कारणों से अंतर आने पर असामान्य बच्चे क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। कब, भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाता है, जब गुणसूत्रों की संख्या में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। असामान्य स्थिति में ऑटोसोम, जो एलोसोम अभी बोले थे, काइक गुणसूत्र, ऑटोसोम जिनको बोला जाता है, ठीक है, दोनों ही प्रकार के क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन आ सकता है, यानी दोनों में आ सकता है, एक्स और वाई, ठीक है, इनमें भी आ जाता है अलिंगी ऑलोसोम। ऑटोसोम को बोलेंगे अपन, ये 44 वाले हैं और ये एक्स वाई वाले हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी परिवर्तन दोनों के अंदर आ सकता है। क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की सामान्य संख्या या संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन असामान्यता उत्पन्न कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। मनुष्य में आनुवंशिक विकारों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ऑटोसोमल की बात करें अपन। ऑटोसोमल का मतलब होता है कायिक गुणसूत्रों में, कौन से, कायिक गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन होता है, सूत्रों की संख्या में परिवर्तन, कौन से, 44 वाले।
पहला है मेंगोलिज्म, जिसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो है वो क्या है, बच्चा, इस बच्चे को मेंगोल जो बच्चा है इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है वो 21वीं गुणसूत्र जो होता है, 21वां जोड़ी जो होती है, ठीक है। टोटल 23 जोड़ी है, जिसके अंदर 21वां यानी कायिक गुणसूत्र में आएगा, ठीक है। लास्ट वाली 23वीं जोड़ी जो होगी वो कौन सी आती है? वो एलोसोम में आती है, लिंग गुणसूत्र में आती है, सेक्स क्रोमोसोम में आती है। तो आप देखोगे कि जो 21वीं जो जोड़ी है उसकी एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। क्या हो जाती है? अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। तो मेंगोल जो बच्चे हैं, इस असामान्यता का वर्णन सर्वप्रथम लैडिंग डाउन ने किया था। डाउन का मतलब यहाँ पे कम होना नहीं है, डाउन एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। लेडेन डाउन जो है उन्होंने इसको बताया था, और तो वो भी कब? 1866 के अंदर। इसलिए इस बीमारी का नाम भी क्या दे दिया? डाउन सिंड्रोम दे दिया, ठीक है। मेंगोलिज्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 46, और एक और अतिरिक्त कॉपी हो जाती है तो कितने हो जाते हैं? वो 47 हो जाते हैं। 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त क्रोमोजोम, एक जो होगा वो 21वें क्रोमोजोम को ट्राइसोमी के कारण हो जाता है। एक अतिरिक्त कॉपी क्या हो जाती है? उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है, जिससे 46 से कैसे हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम की ये जो जन्मजात बीमारी 600 बच्चे पे एक पे होती है, यानी सभी में नहीं होती है, ठीक है। 600 बच्चे में ये एक में देखी जाती है। ऐसी त्रुटि आमतौर पे 40 से अधिक उम्र की स्त्री जो है वो बच्चे पैदा होने पर होती है, हो सकती है। 40 से ऊपर अगर कोई स्त्री है और वो जो प्रेग्नेंट होती है उस समय बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें ये समस्या हो सकती है, ठीक है। इन स्त्रियों में एक से अतिरिक्त गुणसूत्र अंडजनन, जब अंडजनन होता है, अंडजनन मतलब जब अंडाणु का निर्माण होता है उस समय होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय टूटी वश अंडाणु ओवम में आ जाता है। वो कहा जाता है ओवम के अंदर वो गुणसूत्र आ जाता है। इस स्त्री में ओवम में 23 की अपेक्षा कितने क्रोमोजोम हो जाते हैं? 24 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 23 की जगह कितने हो जाएंगे? 24 क्रोमोजोम हो जाते हैं। और जन्मे हुए बच्चे में क्या आ जाती है? असामान्यता उत्पन्न होती है। तो डाउन सिंड्रोम में अतिरिक्त कॉपी 46 गुणसूत्र 21वें नंबर में कॉपी होती है, ठीक है। क्या होती है? ये स्त्रियों के अंदर अंड जनन के समय 23वीं जो गुणसूत्र की जगह कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं। अच्छा, अब ऐसे बच्चे जन्म के समय शारीरिक विकृति हो जाती है। बच्चे का कपाल छोड़ा हो जाएगा, ये जो भाग जो होगा वो छोड़ा हो जाएगा, ठीक है। गर्दन जो होगी वो छोटी होगी, पतली होगी, ठीक है। चपटे हाथ हो जाएंगे, बहुत सी उंगलियां हो जाएगी, ठीक है, मोटी मोटी एकदम। और मुंह हमेशा कैसा रहेगा? खुला रहेगा, ठीक है। तिरछा होठ हो जाएगा, तिरछा लटका हुआ, जीभ भी बाहर निकली हुई, और बच्चा मंद बुद्धि वाला होता है। बुद्धि उसकी अल्प विकसित होती है। कैसा होता है? बुद्धि जो होती है वो कैसा होती है? अल्प विकसित होती है। दूसरी जो है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। अच्छा, ये भी असामान्यता होती है। गुणसूत्र के 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी हो जाती है जुड़ने के कारण, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन एडवर्ड सिंड्रोम। एक है क्राई टू सेट सिंड्रोम, ठीक है, ये सब काइक में होते हैं, ठीक है। मैं कौन से गुणसूत्रों में हो रहे हैं? काइक में। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और काइक टू सेट सिंड्रोम। ये असामान्य, ये 5वीं संख्या की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? विलोपन हो गया, और इसमें अतिरिक्त जुड़ जाती है, तो इसमें सेट टू सेट में क्या हो रहा है? विलोपन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो कौन सी है? वो कई गुणसूत्रों में होने वाले विकार होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि अगर लिंग गुणसूत्र संबंधित कोई असामान्यता हो जाती है तो लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई में, एक्स एवं वाई वाले में, ठीक है। लिंग गुणसूत्रों की संख्यात्मक परिवर्तन अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें पैदा होने वाले बच्चे अनेक असामान्यता या विकृति पाई जाती है। जैसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। ये व्यक्ति हमेशा एक ही महिला, ये हमेशा व्यक्ति जो होती है वो कौन होता है? महिला ही होगी। कौन होगी? महिला ही होगी। इस महिला में 2 की अपेक्षा केवल 1 क्रोमोजोम रह जाता है। कितना हो जाता है? 2 की अपेक्षा जो है वो कितना क्रोमोजोम हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। 44 प्लस जो होगी वो
44 प्लस जो है वो XO है, O का मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 45। इन स्त्रियों की लंबाई कम होती है, इनमें लैंगिक विकास में देरी से होती है, और ये स्त्रियां बांझ होती है। बांझ मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते, स्टेरिलाइज होती है। प्रति 3000 जन्म दर पर एक टर्नर सिंड्रोम वाली लड़की पैदा होती है, ठीक है। मुख्य लक्षण है इसमें क्या है, मंद बुद्धि वाली होगी, ठीक है। अप्रजननशील होती है, अपूर्ण विकसित स्तन होते हैं, ठीक है। स्तन का विकास जो होता है वो अपूर्ण होता है, क्योंकि एक्स जो है वो कम है। इसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम, एक्स कम हो जाता है। दूसरा है क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। ये रोगी में 47, 48, 49 गुणसूत्र हो सकते हैं, ठीक है। ये नर होते हैं जिनमें मादा के लक्षण क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। ये अप्रजननशील होते हैं, किसमें होते हैं, अप्रजननशील। इसमें अतिरिक्त जो होते हैं वो एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं। क्लाइनफेंटर पुरुषों में क्रोमोजोम निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे ये हो गया एक अतिरिक्त, तो यहाँ पे 47 हो गए, ये 2 अतिरिक्त हो गए तो यहाँ पे 48 हो गए, यहाँ पे 3 अतिरिक्त हो गए तो 49 हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 एक्स है 2 वाई हो गए, तो एक्स अतिरिक्त 1 है और ये भी 1 है, 48 है, ठीक है। इसमें 2 3 ये है 2 वाई हो गए तो ये 49 हो गए। इनमें असामान्य क्रोमोजोम की संख्या वाले पुरुष में स्त्रियों के लक्षण दिखते हैं, ठीक है। लंबा होगा, लंबी, ठीक है। अल्प बुद्धि पुरुष हो गए, हाथ पांव अधिक लंबे होते हैं, बद्य होते हैं, स्टेरिलाइज होते हैं, नपुंसक होते हैं। पुरुष में मादा की तरह विकसित स्तन, पुस्तन जिसको बोलने के पुरुष स्तन में वृद्धि होती है, जिसको बोला जाता है गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोला जाता है, गाइनेकोमेस्टिया बोला जाता है, ठीक है। गायनिक स्त्री जैसे लक्षण हो जाते हैं। प्लस मार्सिव स्त्रीन पुरुष, ठीक है, प्लस क्या हो जाता है इसके अंदर, स्त्री आ जाते हैं, यानी स्तन जो होंगे वो पुरुषों के अंदर स्तन का विकास होता है इसके अंदर। ये होता है क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। एक होती है सुपर मादा। इसमें कुछ भी क्रोमोजोम संख्या 47, 49 तक हो सकती है, किंतु ये वृद्धि अतिरिक्त एक्स क्रोमोजोम के कारण ही होगी, इसमें एक्स एक्स ही बढ़ेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति वाली महिला में लैंगिक क्षमता देरी से विकसित होती है और अल्प बुद्धि वाली होती है। एक होती है आपराधिक सिंड्रोम, ठीक है, या इसको बोलते हैं जैकब सिंड्रोम, ये साइकोलॉजी में भी आता है, ठीक है। ऐसे पुरुष में क्रोमोजोम एक 2 वाई एक्स वाई होता है, 1 वाई एक्स्ट्रा हो जाता है। इन पुरुषों में जननांगों का विकास भी असामान्य होता है, ठीक है। इनमें विशिष्ट लक्षण होते हैं, ये असामान्य लंबे होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, अपराधी वृत्ति होते हैं, यानी अपराध करने की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। अब है संलग्नता। संलग्नता का मतलब अगर सिंपल सी बात समझे तो दोस्ती। देखो बहुत सारी जीन जो होती है वो क्या होती है, क्रोमोजोम पे पाई जाती है, एक क्रोमोजोम पे बहुत सारी जीन पाई जाती है। अब बहुत सारी जीन जो होती है वो साथ साथ में रहती है, ठीक है। अगर वो उनमें दूरी ज्यादा है, ठीक है, एक जीन एक किनारे पे है, एक जीन दूसरे किनारे पे है, ठीक है, क्रोमोजोम के ऊपर, तो उनके अंदर जो होता है जितनी डिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, यानी उनमें संलग्नता कम होगी, ठीक है। जितनी दूरी उनके बीच में होगी उनमें क्या होगी, संलग्नता कम होगी, और जितनी वो जीन पास में होगी उनमें संलग्नता ज्यादा होगी। अब संलग्नता से होता क्या है, देखो संलग्नता के अंदर ये होगा कि अगर सपोज मान लो कोई जीन जो है जैसे यहाँ पे है, एक जीन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, एक जीन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरे वाले में अगर देखें, एक जीन यहाँ पे है और दूसरी जीन जो है वो यहाँ पे है। तो अगर इन दोनों जीन की बात करें, इनका काम अलग अलग है, लेकिन ये दोनों जीन जो होगी ये बहुत ही पास पास में है, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो ये संलग्नता ज्यादा होगी, इनमें संलग्नता ज्यादा होगी।
ठीक है। और इनमें देखा जाए तो ये दोनों जीन के अंदर डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब इनमें संलग्नता कम होगी। अच्छा, संलग्नता ज्यादा होने से कम होने से क्या होता है? संलग्नता अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है ये दोनों जीन जहां पे भी जाएगी अगली पीढ़ी में तो दोनों साथ साथ में जाएगी, यानी यहाँ पे पुनर्योजन के चांस जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन के चांस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसमें रिकॉम्बिनेशन के चांस, लिंकेज इसमें ज्यादा है, लिंकेज ज्यादा है, ठीक है। इसमें लिंकेज क्या है? लिंकेज मतलब संलग्नता, लिंकेज कम है, ठीक है। इसमें लिंकेज क्या है? कम है। अच्छा, लिंकेज ज्यादा है तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन के चांस कैसा होगा? कम होगा। इसमें रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो कैसा होगा? रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा? ज्यादा होगा। इसमें कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये हट सकती है, ठीक है। तो दोनों अगर दोस्त जो है क्लोज दोस्त है तो सीधी सी बात है उनकी दोस्ती अपन नहीं तोड़वा सकते। लेकिन अगर किसी के अंदर जो दोस्ती कम है, केवल हेलो आया है, तो उनकी दोस्ती को अपन क्या कर सकते हैं? तोड़वा सकते हैं। तो सेम वही है, ठीक है। यानी इन दोनों को अपन नहीं तोड़ सकते, ये दोनों जाएगी, साथ साथ में जाएगी, ठीक है। और ये जो है वो क्या है? दूरियां बहुत है, दूरियां बढ़ने से क्या हो जाता है? जो सीधी सी बात है दूरियां बढ़ेगी तो दोस्ती क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और दूरियां कम है तो सीधी सी बात है दोस्ती हमेशा रहेगी। जीन सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक सर्टेन ने कारकों एवं गुणसूत्रों के मध्य संबंधों को बताते हुए संलग्नता की खोज की। उनके अनुसार असूत्री विभाजन में गुणसूत्रों पर प्रत्येक युग्म में पैतृक और मातृक सदस्य युग्मकों में स्वतंत्र रूप से वितरित होती है। मतलब एक जो है अपने अंदर भी देखे तो अपने अंदर जो 23 गुणसूत्र जो है वो अपनी मदर से आए हैं और 23 गुणसूत्र अपने फादर से आए, ठीक है। तो अपने गुणसूत्रों में आधे जो होते हैं वो पैतृक से आते हैं और मातृक से आते हैं। इसी कारण अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का स्वतंत्र रूप से अपयून होता है। अधिकांश जीवों में जीनों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से अधिक होती है। जैसे ड्रोसोफिला के अंदर गुणसूत्रों में केवल 4 युग्म होते हैं, लेकिन इनमें जीनों की संख्या हजारों में होती है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि एक गुणसूत्र पे कई जीन उपस्थित होती है, मतलब बहुत सारी जीन उपस्थित होती है एक गुणसूत्र पे। इन्हें संलग्न जीन कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा होगी तो सब पास पास में होगी, ठीक है। इनमें इनके नियंत्रण के लक्षण एवं संलग्नता लक्षण होते हैं। इनके द्वारा जो नियंत्रण लक्षण हो उनको क्या बोलेंगे? संलग्न, यानी ये साथ साथ में जाएगी। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक साथ वंशागत होते हैं। मेन चीज क्या है? एक साथ वंशागत होते हैं, यानी जो भी ये भी जाएगी तो ये भी साथ में जाएगी। अतः गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का सदा स्वतंत्र रूप से अपयून नहीं होता है, ठीक है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जो होते हैं जीनों का सदा स्वतंत्र अपयून नहीं होता है, ठीक है। इससे ज्ञात हुआ कि लक्षणों में नए संयोजन एवं पुनर्योजन, क्या आ गया? पुनर्योजन। पुनर्योजन कब होगा? जब उनके अंदर लिंकेज क्या होगा? कम होगा। संलग्नता यानी जब वो पास पास में नहीं होगी, ठीक है, दूर होगी, तब उनमें क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन, मतलब वहां से वो हट सकती है। की अपेक्षा जननिक स्वरूपों की संख्या अधिक थी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रयोग में छांटे गए जीनों का स्वतंत्र क्या होता है? अपयून के सिद्धांत के अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन। यानी इसके बदले में उनके साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है। ये कह सकते हैं कि ये संलग्न होती है। जिनकी साथ साथ रहने की यानी साथ साथ आगे जाने की प्रवृत्ति होती है उनको संलग्न कहा जाता है। और जो आपस में क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, वो कैसे होते हैं? संलग्न नहीं होते। और संलग्न नहीं होगी तो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन हो गया तो नई वेराइटीज क्या होगी? जनरेट होगी या विभिन्नताएं आएगी। इस प्रकार एक ही क्रोमोसोम पर सदैव मौजूद जीनों का एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को जीनों का संलग्न कहा जाता है तथा इस घटना को संलग्नता कहा जाता है। एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीनों का जिस समूह में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है उसको संलग्न समूह कहा जाता है। ये जो संलग्नता का प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, पूर्ण संलग्नता और एक होता है अपूर्ण संलग्नता। जब गुणसूत्रों पे उपस्थित जीन इतने अधिक नजदीक स्थिति में हो जिससे उनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी
बिना नए संयोजन बनाए रखती है तो पूर्ण कहते हैं। मतलब पूरे बहुत पास पास में और सभी साथ साथ में क्या पूरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा पूर्ण, क्या कहेंगे, संलग्नता कहा जाता है। लेकिन अपूर्ण में क्या होता है, संलग्न जीन सदैव उसी संयोजन में वंशागत नहीं होती, ठीक है। यानी संजात गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन में एक क्रिया होती है जिसका नाम है जीन विनिमय। क्या होता है, जीन विनिमय के कारण क्या होती है, जीनों की अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है, जीनों की अदला बदली। और अदला बदली कब होगी, यानी पुनर्योजन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। और रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब उनमें क्या होगा, लिंकेज थोड़ा सा कम होता है तो परस्पर आदान प्रदान हो जाता है और गुणसूत्रों में दूर स्थित जीनों में अपूर्ण रूप से संलग्न होती है। देखो अगर क्या है, उनके बीच में दूरी ज्यादा है, दूरी क्या है, ज्यादा है, एक जीन यहाँ पे है, वैसे बहुत सारी, और ये जीन यहाँ पे है, ठीक है। अब इनमें दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन के चांस जो होंगे, यानी पुनर्योजन के चांस होंगे, वो कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। और अगर दूरी कम है, पास पास में ही है, ठीक है, तो ये दोनों जीन जो होगी वो साथ साथ जाएगी, ठीक है। तो इसमें पुनर्योजन के चांस कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसमें कैसे हो जाएंगे, कम, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज कम है, यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है, क्योंकि जीन विनिमय द्वारा पृथक की संभावना अधिक हो जाती है। अगर दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो अगर जीन दूर दूर स्थित है तो उनमें रिकॉम्बिनेशन या जीन विनिमय के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है अपूर्ण संलग्नता कहलाती है। अब जीन विनिमय, जीन विनिमय कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय, कहां पे, युग्मक निर्माण होते हैं तब, युग्मक निर्माण के समय। युग्मक निर्माण से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में भी कौन सा, प्रोपेज फर्स्ट, और प्रोपेज फर्स्ट की कौन सी, पैकाइटिंग, ठीक है, अवस्था में, ठीक है। पैकेटिंग अवस्था में क्या होता है, अपने पास में दो क्रोमोसोम है, एक रेड वाला है, दूसरा कौन सा है, ब्लू वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इनको बोला जाता है, ये आपस में कैसे, समजात गुणसूत्र है। कौन से है, समजात गुणसूत्र है, ये समजात गुणसूत्र है, ये भी क्या है, समजात गुणसूत्र है। इनके जो है आपस में ये वाले, इनको बोलेंगे, इनको बोला जाता है क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, ठीक है। क्रोमैटिड जिसको बोला जाता है अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र। अब ये दोनों समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर, ये आपस में कैसे, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। कौन से, सिस्टर, ठीक है। और ये आपस में कैसे, नॉन सिस्टर, ठीक है, नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स है वो क्या होते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये ओवरलैप क्या है, जिस स्थान पर ओवरलैप करते हैं, क्रॉस बनता है, उसको बोला जाता है क्याजमेटा, क्याजमेटा, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, क्याजमेटा पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको बोला जाता है जीन विनिमय,
जीन विनिमय, ठीक है। तो जीन विनिमय होता है। अब जीन विनिमय होने से क्या होगा, अब आप देखोगे कि जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां से जीन जो है वो हट गई है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगी। जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है। क्या हो जाता है, जीनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ पे जीनों का क्या हो गया है, जीनों का आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज कम होने की वजह से क्या हुआ होगा, आदान प्रदान हुआ होगा, ठीक है। तो ये होता है जीन विनिमय। और इससे क्या आती है, इससे आती है वेरिएशन, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जो अपने अंदर जो विभिन्नताएं आती है तो जीवों के अंदर जो विभिन्नता है वो किसके कारण है, जीन विनिमय के कारण आती है। एक जो बालक जो है वो अपने माता पिता से एज इट इज नहीं है, दोनों भाइयों से एज इट इज नहीं है, बहनों से एज इट इज नहीं है, तो उसका कारण क्या है, जीन विनिमय होता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब लैंगिक जनन के समय या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या, जब क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, उसमें ये चीजें होती है या ये जीन विनिमय होता है अर्धसूत्री विभाजन के समय। अब है जीन विनिमय, जीन विनिमय के प्रकार, गुणसूत्रों में जीन विनिमय को क्याजमेटा, क्याजमेटा, क्याजमेटा बनने की संख्या के आधार पर कितने क्याजमेटा, क्याजमेटा भी बताया क्या होता है, ये क्रॉसिंग हो जहां पे एक्स बनाए, इसमें कितने बनाए, एक बनाए, कितने बनाए, एक क्याजमेटा, ठीक है। तो ये गुणसूत्रों की लंबाई पे डिपेंड करता है, जितना लंबा होगा क्याजमेटाओं की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एकल जीन विनिमय जिसमें संजात गुणसूत्रों में एक अर्ध गुणसूत्र, अर्ध मतलब क्रोमेटिड जीन, जीन विनिमय क्रिया में भाग लेता है तथा इनकी युगल, एक ही युगल होता है और एक क्याजमेटा बनता है। कितना बनता है, एक क्याजमेटा बनता है, एक क्याजमेटा बनता है, इसे एकल जीन विनिमय कहते हैं। दोहरा जीन विनिमय, इस क्रिया में 2 या 3 या 4 चारों क्रोमेटिड भाग लेते हैं और इसमें 2 क्याजमेटा बनते हैं, इसे दोहरी जीन विनिमय बोलते हैं, ठीक है। बहु जीन विनिमय, इसमें 2 अभगिनी, अभगिनी मतलब नॉन सिस्टर, एक लाल और एक ब्लू, वो नॉन सिस्टर है, दोनों के अधिक, 2 से अधिक क्या बनते हैं क्याजमेटा, उससे बहुगुणित जीन विनिमय कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जीन विनिमय के मुख्य लक्षण क्या है, ये क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है और युग्मक जनन के समय पैकाइटिन, ठीक है, अवस्था में होती है। ये क्रिया समजात गुणसूत्रों के अभगिनी, समजात गुणसूत्र लेकिन दोनों एक आपस में एक जैसे है, उनके जो है दूसरे, जो है ब्लू वाला तो दूसरा रेड वाला, तो रेड वाला अपने आप में समझाते हैं, ब्लू वाला अपने आप में समझाते हैं, और दोनों आपस में कैसे असमझाते हैं, ठीक है। तो समजात गुणसूत्र के अभगिनी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में खंडों में जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान, जिसे अपन ने क्या बोला, जीन विनिमय बोला। एक बार में गुणसूत्र युग्म में जितने बिंदुओं पर जीन विनिमय की क्रिया होती है गुणसूत्रों की लंबाई पे डिपेंड करती है। अभी बताया कि गुणसूत्रों की लंबाई जितनी होगी, जितने क्याजमेटा बनेंगे उतने ही क्या बने, जीन विनिमय ज्यादा होगा। लंबाई अधिक होने पर जीन विनिमय की प्रतिशतता क्या होती है, बढ़ती है। गुणसूत्रों पर जीनों का एक दूसरे से दूरी पर जीन विनिमय की प्रायिकता को बनाती है तथा जीनों के मध्य अधिक दूरी प्रायिकता को अधिक तथा जीनों के मध्य कम दूरी को प्रायिकता को क्या करती है, प्रोबेबिलिटी को कम कर लेती है। जीनों के बीच में अगर दूरी कम है तो लिंकेज ज्यादा है, संलग्नता ज्यादा है, संलग्नता ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसमें हटने के चांस क्या होंगे, कम होंगे। यानी हटने के चांस कम होंगे तो जीन विनिमय क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वही है, तो जीनों के मध्य अगर दूरी ज्यादा है तो प्रायिकता क्या होगी, ज्यादा होगी।
और जिनों के मध्य दूरी कम है तो प्रायिकता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये है, तो ये थी अपने आज की क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन ने जीन विनिमय और बेंडल के जो विचलन वाले नियम जो है वो अपन ने पढ़े, तो आनुवंशिक विकार पढ़े कुछ। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।